मुकुल कुमार जी, सीनियर रेलवे ऑफिसर, लेखक, एक रचनात्मक कवि, जिनकी कविताएं जिंदगी की साधारण बातों में खूबसूरत एहसास ढूंढती हैं। आइए सुने उनके शब्दों की मिठास और सोच की गहराई और मिलकर महसूस करें उन भावों को जिन्हें केवल कविता ही बयां कर सकती है। कृपया स्वागत करें श्री मुकुल कुमार जी का। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अनूप शर्मा जी का, जो एक प्रसारण एक सलाहकार हैं, और उन्हीं के साथ मैं स्वागत करती हूँ मिस रजनी महाजन का, जो एक लेखक है। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल थ्री ऑफ देम। एंड आई रिक्वेस्ट अनूप जी, आप सत्र को आगे बढ़ाएं। नमस्कार मुकुल जी, रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए हमारे साथ। और ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग बैक एंड बीइंग विद अस। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली यूज़ इंस्टाग्राम? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली गो एंड वॉच पोएट्री लाइव? कौन सा अच्छा आपका पोएट्री पसंद आता है आपके? लाइव वन बयान से लिखते हैं। तो आज हमारे साथ कुछ शख्स हैं जो, देखिए, हर एक के अंदर एक हमें होता है कि हम कहीं बंद के रहें और एक होता है खुल के रहें। तो नॉर्मली कहते हैं कि जब आप काम में बिज़ी रहते हैं, मशगूल रहते हैं, तो आप बंद रहते हैं। बंद मतलब दुनिया से बंद नहीं रहते हैं, आप अपने काम के प्रति बंद रहते हैं। तो मुकुल जी एक सीनियर सरकारी अफसर हैं और एज ए सिविल सर्वेंट ही हैज़ टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स। जब काम करते हैं तो बंद रहते हैं। लेकिन उसी दुनिया के मुकुल जी एक अलग भी हैं, जो आमना जी जैसे आपने कहा वो खुलना चाहते हैं। तो मुकुल जी, मेरा सवाल ये है, एक तरफ शासन प्रशासन का काम जहाँ कहते हैं कि थोड़ा बंद रहना है क्योंकि आप बंद से कहते हैं, और दूसरी तरफ साहित्य और पोइट्री, ये दोनों दुनिया को आप कैसे मिला के रखते हैं? सबसे पहले तो दिल्ली साहित्य महोत्सव का तहे दिल से धन्यवाद। जी, धन्यवाद अनूप जी। सबसे पहले दिल्ली साहित्य महोत्सव को तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने मुझे साहित्य प्रेमियों से, दिल्ली के साहित्य प्रेमियों से जुड़ने का मौका दिया। और ये प्रश्न बार बार आता है मेरे पेशे को लेकर के कि पेशा और पैशन दोनों कैसे साथ में उसके बीच में समन्वय बिठाते हैं। तो पेशे से पहले ही पैशन था, जुनून था। और यूँ कहें कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बहुत युवावस्था में, जीवन के बहुत आरंभिक दौर में ही इस का एहसास मुझे हुआ कि हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बाहर आना चाहता है। तो वो बाहर आता रहा। और हाँ, यूँ कहें कि हाँ, पेशे में आने के बाद, नौकरी ज्वाइन करने के बाद ही प्रकाशित लेखक के रूप में मैंने पहचान बनाई है। लेकिन जहाँ तक जुनून का सवाल है, वो जुनून स्कूल, कॉलेज और वो साहित्यिक यात्रा बढ़ती रही। मैं कुछ कविताएं लिखता रहा और जो अपने कई साल के जो हमारे लिखी हुई कविताएं थी, उनका संग्रह 2012 में प्रकाशित किया। उसके बाद से ये साहित्य यात्रा चल पड़ी। फिर ये कविताओं से उपन्यास की ओर देखा, उपन्यास लिखे, अब कुछ नॉन फिक्शन भी लिख रहा हूँ। तो दोनों के बीच का जहाँ तक समन्वय है, वहाँ ये है कि भाई दोनों पैशन जो है, जुनून, मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। समय की किल्लत होती है, ज़रूर होती है, लेकिन यूँ कहें कि वो एक ही हिम्मत से फूटा हुआ झरना है जो बिल्कुल चट्टान को काटते हुए वो ज़मीन पर उतर आता है। और जो ज़मीन पर जब वो नदी आती है तो उसमें जो शांति महसूस होती है, तो लेखक की यात्रा वही है। वो हिम्मत की तरह है, वो भावनाएँ जो हैं वो स्प्रिंग की तरह हैं, वो झरने की तरह हैं। वो बिल्कुल वेग से अपना रास्ता बनाती हैं और चट्टानों को काटते हुए आ जाती हैं धरती पर। फिर वो सुकून का एहसास होता है जब वो निकल के आ जाती है चीज़ बाहर, तो फिर उस सुकून का एहसास होता है। तो कुछ सुकून का एहसास होता है, आप कह रहे हैं? कुछ सुकून का एहसास होता है, आप कह रहे हैं। लेकिन मुकुल जी, कुछ एहसास लफ्ज़ पाते नहीं, एहसास कभी होते नहीं दफन,
ये शब्द आपके ही हैं और आपके बहुत सारे कविताएं, मैंने तो कुछ ही पढ़ पाया, चंद कविताएं, उसमें से एक है। तो ये बताइए, जैसे हाउ मेनी ऑफ यू हैव फॉलन इन लव एंड नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सप्रेस्ड लव? बहुत कम। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे अगर बस चले तो अंदर अंदर आप कविता लिख रहे हैं। अब वो कविता कुछ शब्द में है, कुछ अलग तरीके से हैं। तो मुकुल जी, जब आपने कहा कुछ एहसास लफ्ज़ पाते नहीं, एहसास कभी नहीं होते दफन, ये क्या था? ये एंग्शियस जनरेशन, ये इनके लिए पोइट्री एक थेरेपी है, लेकिन वो इंस्टेंट थेरेपी कुछ और जगह खोजते हैं। तो इस पर कुछ आप और फरमाएंगे? हमारी हर इच्छा, हमारी हर जो चाहत होती है वो मुकम्मल नहीं होती है। ज़िंदगी धूप छाँव का और यूँ कहें कि पेन एंड प्लेजर जिसको बोलते हैं, कि सुख और दुख का की यात्रा है जो चलती रहती है। तो ऐसे कुछ एहसास होते हैं, ऐसी कुछ इच्छाएं होती हैं जो आपके अंदर रह जाती हैं और वो पूरी मुकम्मल नहीं हो पाती। लेकिन मैंने एक लेखक के रूप में ये महसूस किया है कि वो इच्छाएं जो अंदर तड़पती हैं, वो सपने जो आपके जलते रहते हैं आपके अंदर, वो पूरे नहीं भी होते हैं तो वो भी कविताओं का, वो भी कहीं ना कहीं सावित्रिक संवेदना में प्रवाहित होकर के उनसे जो भावना उपजती है वो निकल जाती है, तो वो भी कविता का रूप ले लेती है। तो इसी भावना को मैंने इसमें उजागर किया है। एहसास दफन शायरी कफन, कि एहसास अगर दफन भी हो गए तो उसको शायरी का ही कफन मिलेगा उसको। तो ये जज्बा है जो मैंने इसमें उभारा है। ये कविता कुछ इस तरह से है। कुछ बादल बरस पाते नहीं, कुछ एहसास लफ्ज़ पाते नहीं। कुछ बादल बरस पाते नहीं, कुछ एहसास लफ्ज़ पाते नहीं। उड़ जाते हैं वो बादल हवाओं में, छोड़ जाते हैं बेचैन उमस फ़िज़ाओं में। नहीं मिल पाती है उन्हें शीतल नमी की पनाह, बिना बरसे ही हो जाते हैं वो फ़ना। आज कुछ ऐसे ही एहसास उड़ रहे हैं मेरे जहन में, आज कुछ ऐसे ही एहसास उड़ रहे हैं मेरे जहन में। बिखर गए हैं ये रोज़ानियत की रफ़्तार में, डुबो गए हैं मुझे बेचैनी के आलम में। नहीं मिली इन्हें ज़िद्दत तन्हाई, लफ्ज़ों की रिहाई, पर मुझे इल्म है एहसास कभी होते नहीं दफन। और गर भी हो गए तो क्या, और गर हो भी गए तो क्या, मेरी शायरी का ही मिलेगा इन्हें कफन। जैसे ये रही एहसास दफन, शायरी कफन। नहीं होंगे ये दफन। इसमें एक और जज्बा है जो पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया। बहुत बार ऐसा होता है कि लेखक कुछ लिख जाता है और क्या क्या भावनाएं उस कविता को प्रेरित करती हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती हैं जहन में। कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कविता के भी कुछ लफ्ज़ आपके सामने, आपके जहन में आते हैं और वो उसमें रहते हैं, आपको बेचैन रखते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ कविता का रूप नहीं पा पाते। तो वो भी है कि मैंने उसको भी लिखा है इसमें, कि जो नहीं, मैंने वही इसी कविता में वो भी है कि अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स आल्सो अल्टीमेटली अज्यूम द फॉर्म ऑफ पोएट्री। अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ पोएट्री। लेकिन ये भी देखते हैं कि आजकल हर एक कोई नहीं, अब जैसे रजनी जी मैं आपसे बोलूँ, आप एक आपका है कि कालिदास की शकुंतला आज उदास है। शायद उनको मुकुल जी के भी शब्द नहीं मिले, लेकिन ये जब आपने लिखा था कि कालिदास की शकुंतला आज उदास है, सब उदास हैं और हम इंस्टेंट रिलीफ तो कहीं कहीं खोज लेते हैं, पता नहीं कहाँ, बट वो इंस्टेंट रहता है, वो फिर ये भी भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रिलीफ ली थी। तो जी आप बताइए कि ये क्यों उदास है, और अगर आप इसके ऊपर में कुछ और आगे बढ़ाएं बात। अनूप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न, मतलब इतना गहरा प्रश्न पूछा है। कालिदास की शकुंतला वही है, शकुंतलम वही है, लेकिन अवसर ऐसा है, अब माहौल ऐसा है कि उसको उठाकर पढ़ने की आदत जो है, उसके भावों को पढ़ने की आदत है, समझने की आदत है, वो समाप्त हो गई है। मुकुल जी जैसे अभी कह रहे थे, भावाव्यक्ति है, प्रकट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक नदी कलकल करती हुई बह रही है, शोर मचा रही है, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रही है। पास खड़ा एक पौधा है जिसमें गुलाब का फूल है, वो बोल नहीं रहा है, तो क्या उसमें भाव नहीं है, क्या उसमें गीत नहीं है? नदी के कलकल स्वर में जो हमें गीत सुनाई दे रहा है, वही गीत, उसको हम अगीत नहीं कहेंगे। उसके सौंदर्य के अंदर जो गीत है वो हम
एहसास उसको हम अनुभव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है भावाभिव्यक्ति है, चाहे वो नदी के कलकल स्वर में है या वो मौन रहकर पुष्प में है, गुलाब के पुष्प में है। अनूप जी ने बात कही, वो बात आ जाती है हमारे आजकल साहित्य को पढ़ने की। इस डिजिटल दुनिया में जब सारी दुनिया हमारे एक छोटे से यंत्र में समा गई है, हमें कुछ भी देखना है, कुछ भी पढ़ना है, हम तुरंत खोलते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं बात इसलिए ये शुरू कर रही थी क्योंकि मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में गई थी। वहाँ पर मैंने विद्यालय और लाइब्रेरी प्रमुख से पूछा, रौनक नहीं है, लोग बहुत कम हैं। तो उसने कहा कि जिसके पुराने कार्ड बन गए, नए कार्ड नहीं बना रहे। जब सारी दुनिया आपके मोबाइल में आ गई है तो पुस्तकें उठाकर पढ़ने का समय समाप्त होता जा रहा है। हम तो, हमारा दिन शुरू होता है, रात होती है, हम उसमें से धूल, उसके गर्त झाड़कर फिर सहेजकर उसको उसके खाने में रख देते हैं। अब ये काम हमारा बस बढ़ गया है। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ही लिख रही थी। कहीं से आ रही फुसफुसाहट ने मेरे कदमों को अचानक रोक दिया। कहीं से आ रही फुसफुसाहट ने मेरे कदमों को अचानक रोक दिया, तो मैंने भी स्वयं को उसी ओर मोड़ लिया। देखती क्या हूँ, कवियों लेखकों की जमावट है ये। जी हाँ, पुस्तकालय है ये, पुस्तकालय है ये। अंदर प्रवेश करते ही व्यथित स्वर मुंशी प्रेमचंद का सुनाई दिया। मेरी निर्मला हो या सेवा सदन, अब सब घर से सन गए हैं। पन्नों की फड़फड़ाहट सुनने की खातिर गोदान के होरी भी मौन से हो गए हैं। कालिदास की शकुंतला, जैसे आप अभी अनूप जी ने कहा, कालिदास की शकुंतला भी आज उदास है। उसे भी शायद अपनी वियोग व्यथा पढ़ने वाले भावुक मन की तलाश है। किस किस कवि और लेखक के दुख का बयान करूं? किस किस कवि, चाहे वो शेक्सपियर हो, कालिदास हो, चाहे प्रेमचंद हो, किस किस कवि के दुख का बयान करूं? हर एक की रचना को आज अपने प्रशंसकों की तलाश है और प्रत्येक की कृति को स्वयं को स्पर्श करने की चाह है। साहित्य आज मौन है, साहित्य आज उदास है। क्या से क्या हो गए हैं हम साथियों, क्या से क्या हो गए हैं हम? एक छोटे से यंत्र मोबाइल के दास हो गए हैं हम, जिसे शायद हमने खुद बनाया है, उसके उदास हो गए हैं हम। बड़ी बड़ी अखबारें, उपन्यास, कविताएं, कहानियां, नाटक सब डिजिटल हो गए हैं। और तो और हमारे मोटू पतलू, नंदन चंपक के भी आज बहुत फॉलोअर्स हो गए हैं। परंतु कुछ भी हो साथियों, एक दूसरे से खींचकर कॉमिक्स पढ़ने वाले हाथ अब खाली से हो गए। थोड़ा सा पढ़कर फिर पढ़ने वाले चिन्ह, यानी कि बुक मार्क, आज बेरोजगार से हो गए। कोई काम ही नहीं है बेचारों को। और पुस्तकों की, ध्यान से सुनिए, पुस्तकों की अदला बदली में आशिकों की मौनाभिव्यक्ति के अवसर भी अब समाप्त से होते जा रहे हैं। अरे अरसे से रखे उन पुस्तकों में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरती सी जा रही हैं, क्योंकि साहित्य आज मौन है, साहित्य आज उदास है। साथियों, पुस्तकालय माँ सरस्वती का मंदिर है, ज्ञान का भंडार है, और पुस्तकें हमारी कला संस्कृति की धरोहर है, साहित्य का प्रतिबिंब है, देश काल का आईना है, उभरती प्रतिभाओं का अभिनंदन द्वार है, जिनमें चेतना का स्वर है, कल्पनाओं की उड़ान है, विचारों की उथल पुथल है, भावनाओं का बवंडर है, ओज है, सृजन है, स्पंदन है, आत्ममंथन है। फिर क्यों साहित्य आज मौन है, क्यों साहित्य आज उदास है? जागो पाठकों जागो, अपनी प्राचीन परंपराओं को अपनाओ, अपनी सच्ची हितैषी चिर संगनी पुस्तकों की दुनिया में वापसी कर जाओ, वापसी कर जाओ। धन्यवाद। वापसी कर जाओ, वापसी कर जाओ।
आपने अच्छी बात बोली प्यार का। अभी हमारी एक साई, आप क्या दे रहे हैं भाई लोगों को? हाँ, ये क्या है? ये आप गोल्डन बैग से कुछ निकाल रहे हैं, दे रहे हैं। इस तरह का एक गोल्डन बैग और इसमें से आपने कुछ निकाला। ये क्या है भाई? एप्पल। एप्पल की कहानी सबको पता है, एक काफियों के हाथ में भी एप्पल होगा। हमारे मुकुल जी की एक किताब थी सिडक्शन बाय ट्रुथ, इसमें इनका एक गोल्डन एप्पल है। अभी इनकी हिंदी की कविताएं भी आएंगी। तो इन्होंने बहुत पहले से सोचा हुआ था एप्पल का स्टोरी पता है ना, ये क्या था कि एप्पल खाया गया, उसके बाद कहानी बदल गई। मुकुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे रजनी जी ने कहा कि आज के प्यार के दौर जो अब इंस्टाग्राम और रील्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जा रहा, तो डू यू थिंक दैट in today's world, I mean, when you wrote this book also, and like the Apple says, the truth trust part, is it disturbing the relationship because of lot of, I mean, we are getting so exposed to each everything? तो इस दौरान में मतलब ये जो आज का दौर है, जैसे हम बोल रहे हैं कि लोग पढ़ते कम है या इंस्टेंटली कुछ देखते हैं, तो इसमें इज द होल थिंग अबाउट ट्रस्ट। आपके अपने इस किताब से अगर कुछ है कि क्या प्रेरित किया था आपको इस पे लिखने पे, और इसमें जैसे रिलेशनशिप्स का आप कविताओं में भी आप बहुत लिखते हैं, तो दोनों में अगर कुछ संयोग बनाइए आप। नहीं, ये जिस पुस्तक की बात आप कर रहे हैं ये मेरा एक फिक्शन था, सिडक्शन बाय ट्रूथ, 2018 में किताब आई थी। और ये बेसिकली मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन उसको एक्सप्लोर करती हुई, उसको तलाशती हुई किताब है। और जो शादी एक ऐसा, उसमें मैंने लिखा है कहीं ब्लर्ब में कि इट इज़ मैनकाइंड्स ओल्डेस्ट पजल दैट इज़ येट टू बी रिजॉल्व। तो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं इसको, सब अनुभव करते हैं, बस उसकी जो जटिलताएं हैं, उसकी जो वो राह जो है वो बहुत आसान नहीं रहती है बहुत बार, और वो कुछ दबी रहती है। बहुत बार है कि शादी एक ऐसा विषय वस्तु है जिसके बारे में लिखने से लेखक भी थोड़ी कोताही बरतते हैं। वो भी मैं ख़ास तौर से उस पेशे में था तो मुझे बहुत थोड़ी हिचक हुई, लोगों ने भी मुझे बताया। बट जब एक बार भावना का वेग रहता है, आपके कुछ आसपास के अनुभव रहते हैं, तो साहित्यिक संवेदना जो होती है वो फिर ठहरती नहीं है, वो फिर आपको आप ही कलम खुलवा के रहती है। तो वही उसी जज्बे से ये किताब लिखी थी मैंने। और जहाँ तक आज ट्रस्ट का सवाल है, वहाँ डेफिनेटली ये चीज़ बिल्कुल इसको मानना पड़ेगा कि दूसरा, देखिए दो चीज़ है, एक आप जिस रिश्ते में हैं उसमें अगर थोड़ा वहाँ से अगर आपको पूरा सुकून नहीं मिल रहा है, वहाँ से अगर आप फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे हैं, तो आपका जो भटकाव है वो कहीं ना कहीं, आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाता है। क्योंकि आदमी का माइंड जो है, हर जो वो इनहेरेंटली जो है आदमी अब सुकून तलाश करता है कहीं ना कहीं। वो चीज़ तो है, वो चीज़ तो इटर्नल ट्रुथ है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। आजकल क्या हुआ है कि इसकी संभावना, चूँकि हम इतने कनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो किसी न किसी का ऐसा आपसे टकरा जाना जो कहीं ना कहीं ऑस्कर वाइल्ड का कि जहाँ तक मुझे एक पंक्ति याद आती है कि आई डोंट लव यू फॉर योर लुक्स और फॉर योर रिचेस, बट आई लव यू ओनली बिकॉज यू सिंग द सॉन्ग दैट आई लव टू लिसन टू। आप वो गीत गाते हो जो मैं सुनना चाहता हूँ। तो उसकी जो संभावना है वो कहीं ना कहीं आज के दौर में बहुत बढ़ गई है। पहले हमारा जो हमारा रोज़मर्रा का जीवन था उसका दायरा बहुत सीमित था, अब वो दायरे में बहुत फैलाव आ गया। अब तो यूँ कहें कि बिल्कुल कनेक्टेड है। तो किसी न किसी का ऐसा आपकी ज़िंदगी में आ जाना, किसी न किसी का ऐसा आपसे टकरा जाना, वो संभावना को बहुत बढ़ा देता है कहीं ना कहीं। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ असंतोष है, आप जहाँ हैं अपने परिवेश में, वहाँ से उपजता हुआ असंतोष, और साथ में किसी का ऐसा मिल जाना जो उस असंतोष की भरपाई कर पाए। तो दोनों चीज़ें मिला करके आज रिलेशनशिप तो एक चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो होता है एक्सपेक्टेशंस बढ़ना। वो पहले भी काफ़ी गीत होते थे, कोई ऐसा गीत गाऊं जो तुम्हें पसंद हो या मुझे पसंद, इस तरह के चलता रहता। और ये आज से नहीं, मतलब महाभारत काल से है। अब द्रौपदी चीरहरण एक तरीके से था, कोई चाह रहे थे कि वो उनके जो चाहते हैं वही करे। उस पर तो पूरी गाथा लिखी है। रजनी जी, आपने भी इस पर लिखा है काफ़ी। आप द्रौपदी के चीरहरण को मैं ऐसे नहीं ले रही, थोड़ा सा प्रासंगिक रूप में ले रही हूँ, क्योंकि मैं, जैसे मैंने बोला ना कि जैसे मैं देखती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, तो कुछ प्रसंग जो मुझे थोड़े चुभ जाते हैं मेरे मन को, मैं उस पर कुछ ना कुछ लिख देती हूँ।
कि सिर्फ द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग को देख करके मेरे मन में एक ही प्रश्न उठा था कि जुए जैसे छल प्रपंच वाले खेल के नियम क्या एक नारी की अस्मिता से भी बड़े थे, उससे अधिक महान थे? थोड़ा सा मैंने उसके लिए लिखा है, बांट लो आपस में जब कुंती ने कहा था, बांट लो आपस में जब कुंती ने कहा था, माँ की आज्ञा को शिरोधार्य मान पांडवों ने उसे स्वीकार किया था, बस द्रौपदी के दुर्भाग्य के साथ ही नारी दुर्दशा के इतिहास का प्रारंभ हो गया था। 5 पांडवों की सांझी थी, 5 पांडवों की सांझी थी, इसलिए किसी एक की जिम्मेदारी नहीं थी। तभी तो जुए की कुचालों में फंसकर पांडवों द्वारा दांव पर लगाई गई थी। मैं पूछती हूँ धर्म की दुहाई देने वाले धर्मराज युधिष्ठिर से, मैं पूछती हूँ धर्म की दुहाई देने वाले धर्मराज युधिष्ठिर से, क्या नारी की अस्मिता से बढ़कर भी जुए जैसे नीच खेल के नियम थे? मैं पूछती हूँ स्वयंवर में जीत कर लाई द्रौपदी के प्रति अर्जुन से, दुशासन के दुस्साहस को देखकर तुम्हारा क्यों नहीं खून खोल गया? क्यों तुम्हारा हाथ गांडीव से दूर हो गया? बस साथियों, पांडवों की इसी कायरता के साथ ही नारी के दुर्दशा के इतिहास का प्रारंभ हो गया। अरे धर्म अधर्म, नैतिक अनैतिक, सत्य असत्य, सुमार्ग कुमार्ग का उपदेश देने वाले गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, महात्मा बुद्धुर, कुलवधु का पान देखकर भी तुम्हारा हृदय क्यों नहीं पसीज गया? शकुनी की कुचालों के समक्ष विभत्सता का प्रपंच क्यों रच लिया? नारी के आर्तनाद से जहाँ सारा ब्रह्मांड डोल गया, वहीं भरी सभा में भरतवंशियों के होठों पर मौन का ताला क्यों लग गया? और विडंबना तो देखो, असहाय द्रौपदी को भी युद्ध का कारण बना दिया। धर्म के ठेकेदारों सुनो, आज सुनो, युग परिवर्तन है, अब नारी पूर्णतः सक्षम है। आज की द्रौपदी आत्मसम्मान हेतु मदद की गुहार नहीं करेगी, अब वह चुप रहकर प्रताड़ना नहीं सहेगी। घर घर छिपे दुर्योधन और दुशासन से अपनी रक्षा स्वयं करेगी। अब नारी ने मानव रूपी दानव के संहार हेतु माँ दुर्गा का रूप है धारण कर लिया और अपनी शक्ति का परचम पूरे विश्व में फैला दिया, पूरे विश्व में फैला दिया। प्रणाम नारी शक्ति। धन्यवाद। बड़े मोटिवेशनल शब्द हैं और आज के टाइम में ये बड़ा ज़रूरी है। हम वैसे डिजिटल मीडियम को काफ़ी कोसते हैं, मतलब कोसना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कभी कभी लगता है हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे तरफ देखें तो ये जोड़ता है। जैसे आपने कहा, आज के डेट में एक से एक मूवमेंट हुई है, ये सोशल मीडिया के थ्रू ही है, ठीक है, जो एक आवाज़ देती है। पहले हमारे अमित शर्मा जी ने डिज़ाइन किया था, बहुत बढ़िया, जो पिछले साल से साहित्य का अवार्ड दे रहे हैं। इसमें पूरा कलम तो एक पहले था स्याही कलम, तो आवाज़ अब डिजिटल मीडियम से होता है। लेकिन मुकुल जी, आपने कहा था कहीं कहीं स्याह की बात, तो गम के स्याह होने का, स्याही का शायरी में ढलने का एक आपके थे। तो अब ये पुराने थे, हम, मुझे पता है इससे आपने काफ़ी प्रेरित होकर के और भी लिखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जो शब्द हैं, आप ही जैसे शब्द बनाते हैं, आपने 4-5 फिलोसफिकल, लव, सोसाइटी, सब के ऊपर में आप लिखते हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? और उस प्रेरणा से आपने अगर कुछ अभी नए शब्द लिखे हैं तो साझा करिए ऑडियंस से। गम स्याही शायरी वो एक राइटर के लिए मेलनकली का होना बहुत ज़रूरी है। और मेलनकली जब मैं बोलता हूँ तो साहित्यिक संदर्भ में अगर बात करें तो मेलनकली का मतलब दुख नहीं होता है। ये मेलनकली का मतलब ऐसा दुख होता है जो आपको सुख देता है कहीं ना कहीं। तो वो संवेदना आपको कहीं ना कहीं गमगीन करके चली जाती है, तब आपके अंदर से रचना निकलती है। तो गम स्याही और शायरी मतलब मेलनकली एंड देन इंक एंड देन पोइट्री, दैट इज़ द जर्नी, दैट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ मेलनकली। वो उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। कोई पास है फिर भी नहीं है पास, गम स्याही शायरी एक कविता है, उसको पढ़ रहा हूँ। कोई है पास फिर भी नहीं है पास, कोई नहीं है पास फिर भी है पास, जो होके भी नहीं है वो कर देता है
दिल पे खराश, जो नहीं होके भी है वो छोड़ जाता है दिल में खलिश। इस खराश और खलिश के बीच झूलती है मेरी तन्हाई, इस खराश और खलिश के बीच झूलती है मेरी तन्हाई। कभी है गम का फलक तो कभी है गम की खाई, दोनों ही सूरतों में गम से नहीं रिहाई। अब तो सिर्फ इंतज़ार रहता है गम के स्याह होने का, स्याही का शायरी में ढलने का। अब तो सिर्फ इंतज़ार रहता है गम के स्याह होने का, स्याही का शायरी में ढलने का। यार यारी और यायावारी सबका आशियाना है मेरी शायरी। वाह, सबका आशियाना है वैसे। देखिए आशियाना तो अल्टीमेटली जो भी फीलिंग्स हो, वट एवर योर फीलिंग्स आर which keep you a little restless, ultimately they find residence in poetry, they find residence in शायरी। तो चाहे कुछ भी हो वो शायरी में जा कर के आपको मुकम्मल हो जाती है। आपका असंतोष, आपका दर्द भी वहाँ मुकम्मल हो जाता है जब वो शायरी का रूप ले लेता है, जब वो कविता का रूप ले लेता है। रजनी जी इस पे कुछ? आजकल के सिनेरियो में मुकुल जी ये बात 100% सही है। जैसे आजकल के हमारे यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स नहीं कह सकते, आजकल तो एज लिमिट ही नहीं रह गई। बच्चे जैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एग्रेशन में जा रहे हैं, दुख में जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, ओवर एम्बिशंस हैं, जो हमें चाहिए हमें नहीं मिल पा रहा, तो हम एग्रेशन डिप्रेशन में जा रहे हैं। शायर की खूबी है, मुकुल जी जैसा बता रहे हैं, अगर हमें कहीं से कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं है, ख्वाहिश पूरी नहीं है, हमारा एक जरिया है, स्थायी घर है, शांति है, सुकून है, वो है हमारी कविता, वो है हमारी शायरी, वो है हमारा गीत। हम सब कुछ इसमें उड़ेल देते हैं तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं कुछ हमें दुख में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक हमें ज़रिया मिल गया। सारे दिन के थके मांदे आप घर में पहुंचते हैं तो आप सुकून के लिए आपको लगता है मैं कुछ जो मेरे मन में है कुछ लिख डालूं, शांति मिल, सुकून मिल गया। तो ये बहुत ये मानी हुई बात है। ये हम जो कहानी लिखते हैं, हम गीत लिखते हैं, हम शायरी लिखते हैं, तो ये हमारा एक ज़रिया है हमारे भावों को व्यक्त करने का। जो आजकल के युवक युवतियाँ, चाहे हम इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, चाहे हम व्हाट्सएप पे बैठे हैं, चाहे हम फेसबुक में बैठे हैं, सबके अलग अलग रील बना रहे हैं। तो हमारे अलग अलग शौक़ हैं, उसको निकालिए, जो हमारे अंदर भाव हैं उसे प्रकट करिए, एक्सप्रेस योरसेल्फ। बस ठीक है। मैं पढ़ती थी, मेरे सामने कैलेंडर होता था, इफ़ यू लव समबडी एक्सप्रेस इट। हम कहते हैं ना हमारे मन के अंदर हैं, हम शो नहीं करते, लेकिन अगला तो भगवान नहीं है, उसको चाहिए कि हमें व्यक्त करें। तो इसलिए हमारे अंदर जो भी भवा व्यक्ति है, कोई भी ज़रिया है, लोग पेट एनिमल्स घर में रखते हैं, अपने प्यार को वहाँ भी बांटते हैं, तो उससे क्या है, आपका मन हल्का होता है, आपको शांति मिलती है। पेड़ पौधों के पास जाते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, बूढ़ों से प्यार करते हैं, तो अपने प्यार को जाहिर करो, मन में शांति होगी, अगला भी सुखी है और आपके मन को भी सुकून मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है भावों को व्यक्त करने का। हमें तो मिल जाता है अपनी शायरी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविताओं और कहानी के माध्यम से। धन्यवाद सर। अनूप जी, आपने कहा नेचर एक बहुत बड़ा है और हमें बहुत सुकून मिलता है अलग अलग तरीके से। और इनफैक्ट दिल्ली थोड़ा सा वैसे पोल्यूटेड बहुत है, लेकिन हमारे पास ये एक है कि यहाँ पार्क बहुत है, हर जगह है, और अब तो मौसम ऐसा है कि तो एक बहुत बढ़िया है। मुकुल जी, आपका एक था डालिया ऑफ 45, उसमें एक था कि आपने लिखा था नेचर प्रोमिसेस एन इंस्टेंट वंडर, अ कॉस्टलेस एक्सेस टू द सोल। थोड़ा फिलोसफिकल है, पर अगर देखा जाए तो रजनी जी ने कहा मतलब कि आपको ठहराव कहीं चाहिए। तो अब जो इतनी लाउड दुनिया हो गई है, मैं और लाउड सिर्फ ये पोल्यूशन और आवाज़ का ही नहीं, एक अंदर हमारे कुछ चलते रहता है हमेशा। जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा भी चल रहा है कि मैं अभी 5 किताबें मुकुल जी की टीम ने दी है, मेरे को है कि मैं सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ। तो एक तरह से क्लटर है, और इसके बीच में फिर पॉडकास्ट आपका सुनना है मुझे, तो वो भी रहता है। तो हम भागते रहते हैं कभी कभी, तो बहुत लाउड लगता है। अब इसमें ठीक है नेचर में बैठ करके करें, लेकिन नेचर में बैठ के मैं क्या अब पॉडकास्ट सुनूं, या एक जो ठहराव लाने वाली बात है, तो उसी पे जैसे था, जब दुनिया बहुत लाउड हो जाती है तो नेचर शायद पॉज बटन दबाता है। वो जो पॉज बटन है, अब उसके लिए अब अगर मैं पूछूं तो आपके लिए मुकुल जी क्या नेचर इंस्पिरेशन है, या वो एक पॉज बटन दबाता है?
नेचर के बिना तो कला की परिकल्पना करना मुश्किल है। नेचर को दो तरह से वो एक साहित्यकार उसका इस्तेमाल करता है, बल्कि यूँ कहें कि नेचर दो तरह से साहित्यकार में साहित्य की प्रेरणा भरता है। पहला तो थीम देता है, आपको विषय वस्तु देता है, क्योंकि नेचर खुद ही इतना अपने आप में एक इतनी मुकम्मल और ख़ूबसूरत चीज़ है कि कभी कभी पेंटर जो है उसको कैप्चर करना चाहता है अपने कैनवस पे, और कभी कभी कवि जो है उसको ढालना चाहता है अपने पन्नों पर अपनी स्याही से। और कभी कभी हम नेचर पे लेकर के बहुत सारे ऐसे उपन्यास हुए हैं, बहुत सारी ऐसी कृतियाँ हुई हैं जो कहीं ना कहीं प्रकृति से प्रेरित हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तो विषय वस्तु अपने आप में नेचर एक मुकम्मल है, दूसरा ये प्रकृति जो है वो दैवीय शक्ति और सुपर नेचुरल फोर्स कह लें, मेटाफिज़िक्स अगर कह लें, उससे जुड़ने का बिल्कुल इंस्टेंट माध्यम है। इंस्टेंट माध्यम यूँ कहें कि जब भी आप नेचर को आप देखें, आप किसी पार्क में जाएं, गार्डन में जाएं, जहाँ आपको वो लग्जरी मिले, वो मौका मिले जहाँ आप नेचर के ऊपर केंद्रित हो पाएँ, तो अचानक से नेचर आपको ले जाता है कहाँ, उस दुनिया में जो दुनिया आपकी अदृश्य दुनिया है। ये किसने बनाया, ये ऑर्डर कौन बना रहा है? कोई ना कोई तो है जिसने इस तरह के रिदमिक ऑर्डर का जो कि सनातन समय से चला आ रहा है, इसका निर्माण किया है। तो मेटाफिज़िक्स में आपको लेके चला जाता है, फिर फिलॉसफी में लेके चला जाता है। तीसरे लेवल पर अगर नेचर के वहाँ से अगर फिलॉसफी हुई तो मेरी बहुत सारी कविताएं जो हैं वो बहुत दार्शनिक, उसमें पुट मिलेगा आपको, दर्शन का पुट मिलेगा, तो फिलोसॉफिकल पोइट्री जो होती है। तीसरा कि आप कोई भी चीज़ अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का विवरण करना चाहते हैं, तो नेचर इन एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफर्स। आपको नेचर, डैलिया ऑफ 45 क्या है? डैलिया ऑफ 45 है एक कवि अपने गार्डन में, अपने लॉन में बैठ करके, वो डहलिया के जितने फ्लावर्स हैं उसमें तरह तरह के हैं। एक बिल्कुल कली के रूप में है, दूसरा बिल्कुल पेड़ से गिरने वाला है, बिल्कुल जीर्ण हो चुका है, और उस बीच में कवि जो है वो 45 साल का कवि उस बीच में उस ब्लॉसम को तलाश कर रहा है जो 45 साल से मैच कर सके। वही ये कविता अ डैलिया ऑफ 45। तो वहीं बैठे आपके डैलिया के ऊपर आपकी नज़र गई और आप दुनिया से कट गए। वो जो आपने कहा पॉज का बटन, वो पॉज का बटन भी है, लेकिन वो पॉज का बटन आपको ठहराव नहीं देता है। वो पॉज का बटन आपके परिवेश को बदल देता है, आपकी दुनिया को बदल देता है, और आप उस दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर आप क्रिएशन करते हैं। टी.एस. इलियट इसीलिए बोलता है कि मैन हु सफ़र्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिस्ट हु क्रिएट्स। जो आदमी सफ़र करता है, जो आदमी उस दर्द का अनुभव करता है, और जो आर्टिस्ट, उसी आदमी के अंदर जो कलाकार है, जो सृजन करता है, वो दोनों अलग अलग प्राणी होते हैं। दैट इज़ व्हाट इट्स मेंट। तो नेचर तो बिल्कुल आप समझिए कि उसके बिना आप कला की, मैं तो खैर एज एन आर्टिस्ट आई कांट कंसीव आर्ट विदाउट नेचर। बहुत बढ़िया। और शायद यही एक वजह थी कि अजय जी ने जब ये वेन्यू चुना, तो आप देखिए कि जब आप बोल रहे थे तो नेचर से चिड़िया भी आकर के चहचहा के शायद बोल रही थी कि नहीं, सही है, सही है, सही है। जी हाँ, मैं बस अभी 2 मिनट समय है, अगर आप आज्ञा दे तो। ये मैं जाता हूँ शाम को लोधी गार्डन में टहलने, तो वो एक पूरी थकान जो है समझिए वहाँ 2 मिनट रह करके निकल जाती है। तो वही एक सैर के दौरान ये कविता आई थी, तेरी हूक तेरे शाश्वत की हुंकार है, तेरी हूक तेरे शाश्वत की हुंकार है। ये अकेलापन का उत्सव मनाती है। दिस पोएम सेलिब्रेट्स लोनलीनेस, अकेलेपन का उत्सव है। आजकल बागीचे की सैर पत्तों में लिपटे मेरे पैर, आजकल बागीचे की सैर पत्तों में लिपटे मेरे पैर, शरद ऋतु की आहट, हवाओं की सनसनाहट, पत्तों की खरखराहट। ऑटम में आप देखते हैं पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ नग्न हो जाते हैं और पत्ते जो हैं बिल्कुल नीचे रहते। वृक्षों का नग्नता थे श्रृंगार, वृक्षों का नग्नता थे श्रृंगार, भूरी फीकी धरा पर रंगों की बहार, विच्छेद से प्रस्फुटित खुशियों की बौछार। इस नग्न गुलमोहर को पता है, इस नग्न गुलमोहर को पता है, इसके कुछ पत्ते तो लौट कर आएंगे इसके पास, माटी बन करेंगे फिर इसका हरियाली से श्रृंगार, फिर से मिलेगा इसे नया आवरण। प्रकृति तो शाश्वत है, सत्य है, शिव है, सुंदर है। अचानक हवा का एक झोंका मेरे उदास अकेलेपन को पुचकार गया, प्रबोध का संदेश मेरे कानों को गुदगुदा गया। जो बिछड़े हैं वो रंग बिरंगी स्मृतियां हैं, जो बिछड़े हैं वो रंग बिरंगी स्मृतियां हैं, उनमें से कुछ तो फिर वापस आएंगे जब स्मृतियों का होगा मेरी संवेदनाओं से मिलन, होगा कुछ कविताओं का सृजन, मिलेगा मेरे अस्तित्व को फिर से नया आवरण, गूंजेगा फिर सत्यम शिवम सुंदरम।
अतः वियोग का उत्सव मना, अकेलापन तेरा श्रृंगार है, इस बुझे मन में ही नई आग की अंगार है, तेरी हुक तेरे शाश्वत की हुंकार है, तेरी हुक तेरे शाश्वत की हुंकार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मुकुल जी और इन्हीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग सच अ पेशेंट एंड हियरिंग। पोइट्री सुनना असल में एक अलग तरीके का कला है और सब लोगों के साथ सुनने का इसका आनंद अलग आता है और बहुत ही हम सौभाग्य हैं कि हमारे पास दो पोइट्स खुद बैठे थे जो सुना रहे थे। और थैंक यू अजय जी और बाकी, तो कितना नेचर अच्छा और शायद मौसम भी, इसलिए टाइमिंग बहुत अच्छा। श्रेया जी, थैंक यू वेरी मच दैट यू गेव अस दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। मुझे लगता है कुछ शामें शब्दों से रोशन हो जाती हैं और कुछ कविताओं के बाद। मुकुल कुमार जी एंड रजनी जी, आपकी कविताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस महफिल को अपनी आवाज़ और एहसास देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अनूप जी, आपका भी धन्यवाद। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अजय शर्मा to come on stage and to present a token of appreciation on behalf of the Delhi Literature Festival 2026. Please give a huge round of applause.